तो हेलो एवरीवन। तो चलिए आज प्रोबेबिलिटी का फटाफट 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये गेट डीए का प्रोबेबिलिटी का आज सीरीज चलेगा जिसमें हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें हम क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको शो ऑफ कर देते हैं क्या करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन होगा, काउंटिंग से क्वेश्चन होगा, बेसिक काउंटिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ओके। इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें एग्जाम मतलब कुछ जो पहले से डिफाइन किया हुआ है उससे रिलेटेड, सैम्पल स्पेस से रिलेटेड, इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये दोनों को कवर करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग मार्जिनल, कंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। मार्जिनल कंडीशन एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। उसके बाद बेयस थ्योरम को देखेंगे, फिर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन वाला जो होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उस पे बेस्ड ये दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो सॉरी, आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं लाइन बाय लाइन, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं। हाँ चलिए, लेट मी। देयर आर 13 फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलुरु। कहने का मतलब है कि दिल्ली से बेंगलुरु के लिए कितना फ्लाइट है, 13 फ्लाइट्स है। एंड देन 6 फ्लाइट्स फ्रॉम बेंगलुरु टू चेन्नई। 6 जो फ्लाइट है वो क्या, कहाँ से कहाँ है, बेंगलुरु टू चेन्नई है। कितना फ्लाइट्स है, 6 फ्लाइट्स है। तो क्या कर रहा है कि सौम्या वांट्स टू फ्लाई फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलुरु एंड देन टू चेन्नई। ओके। देर इज अ नेम ऑफ गर्ल हुज नेम इज सौम्या। वो फ्लाई करना चाहती है दिल्ली टू बेंगलुरु। वो फ्लाई कहाँ से कहाँ करना चाहती है, फ्लाई करना चाहती है दिल्ली टू बेंगलुरु एंड देन टू चेन्नई। आफ्टर बेंगलुरु शी वांट्स टू ट्रेवल टू चेन्नई। तो कह रहा है कि हाउ मैनी चॉइस डज सी हैव फॉर हर फ्लाइट्स प्लान। जिसमें कह रहा है कि उसके पास कितना चॉइस है कि वो फ्लाइट को मतलब प्लान कर सकती है, ले सकती है। तो ये तो सिंपल क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब इसमें क्या करना है। सो दिल्ली टू बेंगलुरु, कितना उसके पास चॉइस है, 13 है। उसके बाद बेंगलुरु टू चेन्नई कितना है, 6 है। ओके। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा एक तरह से, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी। सो दिल्ली टू बेंगलुरु 13 इंटू बेंगलुरु टू चेन्नई 6। 13 इंटू 6 कितना, 78। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 78। 78 ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर एक तरह से बेस्ड है, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही है एक तरह से, कितना फ्लाइट कितना वे वो ले सकती है। इसका चॉइस 78 है आंसर। आप चेक कर लीजिएगा इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन में मूव करते हैं। लेट मी इरेज दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा यहाँ, कह रहा है कि अ प्रोफेसर इज क्रिएटिंग एन एग्जाम ऑफ 11 क्वेश्चंस फ्रॉम अ टेस्ट बैंक ऑफ 15 क्वेश्चंस। इन हाउ मेनी वेज can he select and arrange the questions? Means what they are saying in question, there is a professor, वो क्या करना चाहता है, वो 15 बैंक का क्वेश्चन है। सॉरी, let me erase this one. So there are question bank there where 15 questions is available. ओके। क्या कर रहा है, उसमें से 11 क्वेश्चन को क्या कर रहा है, सेलेक्ट करके क्या कर रहा है, या प्रोफेसर क्रिएटिंग एन एग्जाम ऑफ 11 क्वेश्चन फ्रॉम अ टेस्ट बैंक ऑफ 15 क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सिलेक्ट एंड अरेंज द क्वेश्चन। इसमें देखिए सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों करना है, समझे। सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों करना है इस क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, सीधे परम्यूटेशन लगा देंगे इसमें। तो हमको आप परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस, और सॉरी फार्मूला यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, सॉरी। परम्यूटेशन का हमारा फार्मूला क्या होता है, एन पी आर
इसका क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा होता है। तो एन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हमारा 15 हो जाएगा। परम्यूटेशन एंड क्या कर रहा है, सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग। ओके, सिलेक्ट करके अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको क्या होगा, आर की आर हमारा कितना होगा, आर हमारा 11th होगा, क्योंकि 11th क्वेश्चन का सिलेक्शन हो रहा है। तो 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11, सॉरी 15 माइनस 11 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा में है, ये लास्ट वाला में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, सी। So out of a group of 6 men and 8 women, 6 men and 8 women, you need to form a committee of 3 men and 5 women. In how many ways can the committee be formed? Can the committee be formed? So we need to form the committee. So basically, what we need to do here? So we are choosing the 3 men and 3 men out of 6 men and 5 women out of 8 women. So initially, how many men we have? So initially, we have 6 men and women. What we have? So we have 8 women. Okay, so let's see. So what we need to do here, so we need to select. So I will write like that, select men, how many we have selected, 3 men out of 6 men. Okay, and select women, how many we have selected, 5 women we have selected. So इसमें क्या करना है basically, so here we are choosing. So here we need to choose and we need to form a committee. Okay, we need to form a committee. So what we will do, we will take here the concept of combination. We will take here the concept of combination. So let's see. So what we need to do here, we need to select combine three men from how many oh sorry, let me raise this. We need to take three sorry, same mistake. We need to take out of 6 men we need to take 3. Okay, into out of 8 women we need to take women, you can write this or this, women out of we need to take 5. So after calculating this you can write the answer. So what will be the required answer, so 6 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial into 8 factorial divided by 5 factorial into 3 factorial. I hope you know the formula for combination. So NCR, it is n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. So this is the formula for combination. So we can apply here. So what will be there? So 6 factorial how much? We can write it like this. So क्या ये इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इतना लिख सकते हैं, और बटा में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर 3 फैक्टोरियल को इसके लिए एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 फैक्टोरियल से इसका जो 3 फैक्टोरियल है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं फर्दर, इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 3 2 6 6, ओके, इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा, 6 से 6 कटेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या बचा, 20 इंटू 8 7 56। So after multiplying this, what we will get? After multiplying this, so 6 दूना 12, 5 दूनी 10 हो गए 11। So 11 20 will be the correct answer for this. So what we are doing, we are choosing and we are combining this to forming a committee. So for that we need to multiply this both combination what we will get. So this is the final answer 11 20.
So I hope you understand this question. So let's move to the fourth questions. So okay, fourth question. Okay, so in fourth question there are five heads. There are five heads numbered from 1 to 5. These five heads should be distributed to six people, with each person getting maximum of one head. Okay. So what are the total number of ways in which the heads can be distributed to six persons? So let me explain this. So क्या करा है क्वेश्चन में, करा है कि पांच जो है हेड दिया गया है. हेड कितना है? हेड हम लोग के पास पांच है, एक से फाइव तक. ओके, 1 to 5. So 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okay. Okay. There are five heads should be distributed to six people. Okay. So इसमें क्या है? इसमें कह रहा है कि जो फाइव हेड्स जो है वो कितना में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? सिक्स पीपल में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. ठीक है. विथ ईच पर्सन गेटिंग द मैक्सिमम ऑफ वन हेड, जो कि एक पर्सन है वो मैक्सिमम वन हेड उसको मिलना ही चाहिए. तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वेज? तो क्या टोटल नंबर ऑफ वेज हो सकता है कि हेड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सिक्स पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? तो इसको हम दो तरीका से बनाएंगे. एक सिंपल तरीका तो एक हो सकता है कि 6 फैक्टोरियल, 6 तरीका से बांट सकते हैं 5 को आदमी में. और एक क्या हो सकता है, एक हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 5. तो इसको पहले कैलकुलेट कीजिए ना. 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ये कितना आएगा? ×1. तो 6 × 5 = 30, 120 × 6, 720 एक आ सकता है. तो इसी को देखते हैं तो क्या हो सकता है. यानी कि हमको तो हमारे पास 5 हैट है, उसको 6 पीपल में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो कितना तरीका हम लगा सकते हैं इसको? तो 6 फैक्टोरियल इसको तरीका लगा सकते हैं. 6 फैक्टोरियल से कोई ज़्यादा तरीका हो ही नहीं सकता है. 720 तरीका लगा सकते हैं. ठीक है. तो ये इसका फाइनल आंसर है. चलिए दूसरा क्वेश्चन पर मूव करते हैं. लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. So let's see what is there. So which of the following is are the random experiment? So it is asking for random experiment. Okay. So random experiment, it's comes under the probability axiom theorem. So this is the some truth. So we need to consider here. So क्या है? tossing a coin. So tossing a coin क्या है? random experiment ही ना है. We don't know the exact output. What will be the uh, exact output after tossing the coin? It should be head and tail. Anything can be from there. So uncertainty है. So we can predict only. So we don't know the actual answer. What will be the occurrence? So ये क्या है? टॉसिंग अ कॉइन. ये क्या आएगा? टॉसिंग अ कॉइन आ जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट में. रोलिंग अ डाई, सेम थिंग. 1 से 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है, तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है. गेसिंग एन आंसर इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो क्या है? गेसिंग आंसर फ्रॉम अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. दिस कैन बी ऑल्सो यू आर गेसिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ए बी सी डी अगर दिया गया है, इसमें से आप गेस कर रहे हैं कि ए सही होगा, बी सही होगा, सी या डी कौन होगा. तो ये क्या है? ये भी एक क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है ना. यू आर एक्सपेरिमेंटिंग दैट यू द क्वेश्चन द आंसर चूजन बाय यू इज विल बी द करेक्ट आंसर. सो ये भी क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है. चूजिंग अ नंबर एट अ रैंडम फ्रॉम 1 to 20, दिस इज ऑल्सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. ओके. अगर 1 से 20 के बीच में अगर कोई आप नंबर चूज कर सकते हैं, करते हैं, तो वो भी क्या है? इसका एक एग्जांपल लेगा. अगर हम लोग देखते होंगे एक कैसीनो में होता है जिसमें नंबर गेसिंग का रहता है. तो उसमें क्या रहता है? कुछ सेट ऑफ नंबर दिया रहता है 1 to 100, एंड यू नीड टू आफ्टर रोलिंग दिस यू नीड टू चूज. सो विच इज योर द गेस नंबर. सो अगर आप 6 चुनते हैं, अगर वो जाके डाई से अगर 6 पर रुक जाता है तो आपको क्या करते हैं? सो यू यू आर द विनर एट दैट टाइम. सो ये भी क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है. सो इसमें ऑल आंसर करेक्ट होगा. ऑल. ओके. So let's move to the another question. So question number 7. Okay. So out of the student in a class, 60% of do well in mathematics. Okay. So mm, what we will do? We will write the each and everything. So in mathematics, so I will denote mathematics by M. Okay. So out of
आउट ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास 60% ऑफ डू इन मैथमेटिक्स। सो कितना स्टूडेंट है जो 60% है जो मैथमेटिक्स में अच्छा करता है, ओके। एंड 70% डू इन फिजिक्स, फिजिक्स में कितना 70%, ओके। एंड 50% डू वेल इन बोथ, और जो 50% है वो मैथ एंड फिजिक्स में दोनों में अच्छा करता है 60%, ओके। आई होप यू नो दिस सिंबल, दिस इज एंड सिंबल, ओके। ये दोनों में अच्छा करता है, ओके। आई थिंक ये आप समझते होंगे वेन डायग्राम के तहत। जैसे ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें दोनों मौजूद है। तो वही सेम थिंग यहाँ पर भी है कि दे डू सो 70% फिजिक्स एंड 50% डू इन बोथ। सो ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये क्या है 70% ये दिया गया है, तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं एम इंटरसेक्शन पी जो दे डू इन वेल इन बोथ। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम सेलेक्टेड स्टूडेंट डज नॉट डू वेल इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो हमको क्या करना है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है जो कि न ही तो मैथ में अच्छा किया एंड नहीं फिजिक्स में अच्छा किया, उसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये आप आई थिंक आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी। क्या हम लोग पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus probability of A intersection B. So this is the formula for generalized probability formula. ओके, आई होप आप ये फार्मूला को जानते होंगे। हम लोग यहाँ माइनस का है कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए माइनस कर रहे हैं कि अगर P ऑफ ए यूनियन बी ले रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं वेन डायग्राम से, ये ए सेट है ये बी सेट है, ये क्या है ये दोनों मौजूद है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी इसमें दोनों मौजूद है। तो ये क्या कर रहे हैं हम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है ये जो सेक्शन जो है ये जो सेक्शन इतना, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसमें एक बार शामिल हुआ, और अगर फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर रहे हैं तो एक बार इसमें भी शामिल हुआ, यानी कि जो ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी है ये क्या हो रहा है 2 टाइम शामिल हो जा रहा है, ओके। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग इसमें से एक टाइम को घटा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी एक बार घटा देते हैं, इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का ऐसा फार्मूला होता है। तो आई होप इसको आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, इसको इरेज करते हैं फिर आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है। तो हम इसी फार्मूला पर जितना वैल्यू है उसको रखेंगे। तो सबसे पहले उससे रखने से पहले हम एक बात और बताते हैं कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी में अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो इसको तो हम इतना लिख सकते हैं ना 0.6, ओके। 60% है तो 60/100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा यानी कि 0.6 आ जाएगा, ओके। इसको इतना लिख सकते हैं, सिमिलरली इसको 0.7 लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको भी 0.6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू के यहाँ पर रखिए, तो पी ऑफ ए हमारा कितना है, पी ऑफ ए यानी कि ये फार्मूला हम इसी के तहत लिखते हैं, तो हमारा क्या है पी ऑफ एम यूनियन पी यानी मैथ एंड फिजिक्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स, ओके। और इसको पी कैप ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी कन्फ्यूजन नहीं होने के कारण पी कैप, ठीक। एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कैप, ठीक है। ये हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा एम कितना है 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कैप कितना है 0.7 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन कितना है 0.6 है, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। एक मिनट लेट मी चेक वंस, आउट ऑफ द स्टूडेंट 60% 70% हाँ ओके। तो यहाँ 0.6 है एंड 0.6 इसका भी है जी, ओह सॉरी ये 50% है जो कि बोथ में इंटरेस्टेड है, सॉरी यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा 1 मिनट, लेट मी रेज दिस वन। सो ये कितना है, दिस इज हेयर इज गिवन, यहाँ 50% है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना नहीं होगा जी, ये हो जाएगा आपका ये होगा आपका 0.5, ओके। तो माइनस 0.5 होगा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 0.8 बचेगा हमारा, ये क्या हमारा बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन पी। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया कि वैसा स्टूडेंट जिसको या तो चाहे तो फिजिक्स में इंटरेस्ट है, ओके, चाहे तो उसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, चाहे तो इसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, दोनों में से किसी न किसी में इंटरेस्ट है। अब वैसा स्टूडेंट जिसको
दोनों में से किसी में नहीं इंटरेस्ट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर इसको हम पूरा को ए मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेम 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2, यानी कि 20% ऐसा स्टूडेंट है जिसको कि ना तो फिजिक्स में मन लगता है नहीं तो मैथमेटिक्स में मन लगता है, तो इसका सही आंसर क्या है, 0.2 कह सकते हैं या 20%। ओके, तो ये हुआ। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट मी मूव दिस। हाँ, सो अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू, तो इसमें हमको ट्रू देखना है। इफ इवेंट ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट को कहने का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग है। ओके, मान के चलिए कि एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है, इंडिपेंडेंट है। मान के चलिए डिसजॉइंट और इंडिपेंडेंट दोनों सेम चीज होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, समझिए इसको वेन डायग्राम से। मान के चलिए कि ये है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या डिसजॉइंट है इससे। ये क्या है, ये अलग है, दोनों सेपरेट है एक दूसरे से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कुछ है ही नहीं, तो नहीं इंटरेस्ट, जब इंटरसेक्शन ही नहीं कुछ हो रहा है तो क्या माइनस करेंगे क्या प्लस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमारा सही है। ठीक है, द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट भी है तो सेम चीज़ होगा। उसी तरह से इवेंट ए एंड बी डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन, अब देखिए अगर दोनों डिसजॉइंट भी है तो दोनों के बीच में कुछ इंटरसेक्शन होगा, नहीं होगा, तो क्या इसको लिख सकते हैं, इंडिविजुअली लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सेम थिंग वी कैन राइट हियर। ओके, सो ये भी सही है। उसी तरह से इंडिपेंडेंट भी रहेगा तो ये लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा, all option are right only. So let's move to the another question. So question number 9. So okay, so ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये जो था, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट का ये था क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा है एडिशन रूल एंड प्रोबेबिलिटी, एडिशन रूल और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से थोड़ा समझना है। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, समझाते हैं। तो 57% ऑफ स्टूडेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल वियर नाइदर अ रिंग नॉर अ नेकलेस, क्या कर रहा है, यहाँ सेम चीज़ देखिए, यहाँ पर वही वही चीज़ है, कर रहा है कि जो 57% जो स्टूडेंट है, ठीक है, ऑफ गर्ल्स स्कूल का बात कर रहा है, जो 57% है वो नहीं तो रिंग पहनता है नहीं तो नेकलेस। सबसे पहले जानिए, हम रिंग को आर लिखते हैं, NECKLA से, नेकलेस को एन लिखते हैं। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि वो तो 57% जो है वो नहीं तो रिंग पहनता है नहीं तो नेकलेस पहनता है। ठीक है, 57%। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कि ये क्या है, नहीं तो नेकलेस पहनता है नहीं तो रिंग पहन सकता है, यानी कि इसको हम एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि निगेशन इसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एन इक्वल टू 0.57, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि ये लिखने का जरूरत नहीं है, और आगे क्वेश्चन में देखते हैं पहले क्या है। ये दोनों में से कुछ नहीं पहनती है। ठीक है, 30% wears a ring and 25% wear a necklace. If one of them is randomly chosen, find the probability that she is wearing a ring and necklace. ठीक है, हमको निकालना है क्या, सीधा सीधी क्या रहा है कि जो 30% जो है, जो 30% वो क्या करती है, रिंग पहनती है। रिंग कितना पहनती है, 30%। ओके, नेकलेस कितना पहनती है, 25% लड़की पहनती है। ओके, करा कि अगर एक गर्ल को उसमें से रैंडमली चूज किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो क्या पहनेगी, रिंग एंड नेकलेस दोनों पहनेगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको यहाँ निकालना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। ए यूनियन बी नहीं कहा कर, हमको क्या, रिंग यूनियन एन इसको कह सकते हैं, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे।
तो पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिंग यूनियन एन। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एन, ये ठीक है। अब दिया क्या है कि 57% ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स स्कूल वेयर नाइदर अ रिंग एंड नोर अ नेकलेस, कुछ नहीं पहनती है, नहीं तो वो पहनती है नहीं तो ये पहनती है। समझे, इसका मतलब हमारा दिया क्या है, हमारे यहाँ पास हमारे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी इज वेयरिंग अ रिंग एंड नेकलेस, ठीक, ओके। हमारे पास दिया गया है ओ दैट शी इज वियरिंग अ रिंग एंड अ नेकलेस, ओके सॉरी। तो देखिए ये हमारे पास दिया गया है कि नहीं तो पहनती हैं, नहीं तो रिंग पहनती है नहीं तो नेकलेस पहनती है, ठीक। 57% गर्ल कुछ नहीं पहनती है। तो अब निकालना है हमको कि कितना गर्ल है जो ये दोनों पहनती हैं, ठीक है, कितना गर्ल है जो हमको दोनों पहनती है। तो क्या करेंगे, 100% में से घटाएंगे 57, तो क्या हमारे पास निकलेगा, 43% गर्ल है जो दोनों चीज़ पहनती है, यानी कि पी आर यूनियन एन हमारे 43% है। यहाँ पर करेक्ट थोड़ा कीजिएगा, हमको निकालना कुछ था कि जो दोनों पहनती हैं, यानी कि पी ऑफ आर इंटरसेक्शन एन हमको निकालना था, ये निकालना है हमको, ये फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो हमारा 57% जो थी वो क्या करती थी, जो 57% थी वो क्या कर रही थी, वो कुछ नहीं पहन रही थी। तो कितना है जो दोनों पहन रही थी, तो 43% थी जो दोनों पहन रही थी, ठीक है। तो फिर वो उतना है, तो हमको पी ऑफ आर यूनियन एन हमारा कितना आ गया, 0.43 आ गया। तो इसको लिख देते हैं 0.43, ठीक है। पी ऑफ आर हमारा कितना है, 0.3 है। इसको क्या कर रहे हैं, इसको प्रोबेबिलिटी में बदल रहे हैं जी। तो 30 है ना, तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो यहाँ 100 लिखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहाँ कि 0.3 हो जाएगा। ये चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ सोचने वाली बात है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हमारा कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हमारा 0.25 हो जाएगा, ठीक, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एन, ठीक है। इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एन इक्वल टू, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 0.55, ओके, माइनस 0.43। जब इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 0.12, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि 0.12 गुने 100, यानी कि 12% इतना लड़की है जो दोनों चीज़ पहनती है, वो रिंग भी पहनती है और एनएससी के एली नेकलेस, जो भी रहे नेकलेस भी पहनती है, 12%, ओके। इसको 0.12 भी बोल सकते हैं, ठीक। चलिए अब ये क्वेश्चन समझ में आएगा, चलिए दूसरा क्वेश्चन पर मूव करते हैं। So coming to the ninth question number, okay, so let's see. So let A and B be the two events, और ये देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो क्या है, लेट A and B be the two events of a random experiment probability that the that at least one of the two event A and B will be occur, 0.6 probability of event A occurring and B occurring are 0.3 and 0.4 respectively. Then the find the probability that A will occur given that event B has occurred. इसमें क्या कर रहा है कि जो ए एंड बी क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट तो कुछ किया गया, ठीक है। जो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट ए एंड बी विल अकर, कह रहा है कि दोनों में से एक का अकर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.6 है, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग एंड बी अकरिंग 0.3 एंड 0.4 है, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहले गिवन में। तो गिवन में हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 है, ठीक। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए विल अकर गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड। हमको निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको क्या निकालना है, हमको ए निकालना है गिवन दैट बी। ये देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जानते होंगे, अगर पी ऑफ ए और बी निकालना है तो आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको आना चाहिए, ये होता है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, ए गिवन बी।
ठीक। तो ये हमको निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए विल, ए क्या हो जाएगा, अकर हो जाएगा, जबकि बी अकर्ड हुआ है। ठीक है, तो ए गिवन बी हमको निकालना है। हाँ ओके। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट ए एंड बी विल अकर। ठीक है, तो ये हमारा P ऑफ ए यूनियन बी दिया गया है कि दोनों में से कोई ना कोई अकर हो ही जाएगा। ये हमारा 0.6 दिया गया है। ठीक, ये हमारा दिया गया है। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, प्रोबेबिलिटी दैट द एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट ए एंड बी, कोई ना कोई अकर हो ही जाएगा। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो अकर हो ही जाएगा, यानी कि क्या है, यूनियन हो जाएगा, चाहे तो ए अकर होगा चाहे तो बी अकर हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं पहले से फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, हमारे पास फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब हमको यहाँ से निकालना है ये, क्योंकि हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाला है इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, ये हमारा कितना दिया गया है, 0.6 दिया गया है, डाल दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 0.4 है। ठीक है, इसको इधर लेकर जाइए, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके जाइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाइए, तो इसका कितना होगा, 0.7 माइनस 0.6, 0.1। ये क्या आया आपका, ये आप इंटरसेक्शन आया, ये दोनों का। अब ये सिंपली यहाँ पुट कर देना है आपको, 0.1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, देखिए 0.4 है ना। हाँ, ये कितना आंसर आएगा, 0.25। समझे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए विल अकर, जबकि बी अकर हो गया है। कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि इवेंट ए होगा, क्या होगा, अकर होगा, अकर, जबकि बी पहले से क्या हो गया है, ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका 0.25, यानी कि 25% चांस हो जाएगा कि इवेंट ए अकर हो जाए। समझे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो कैसा लगा ये प्रोबेबिलिटी का, हमारे सीरीज में 9 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगला क्वेश्चन में हम लोग बायसियन का एक देखेंगे, और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।